फुल फ्लेज ईपीसी चला रहे थे और फिर एक एजुकेशनल बिल्कुल ये एक सेपरेट डोमेन बन जाती है। जब आपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो तो मेरा ख्याल है वो तो एक इतना बड़ा ज़ख़ीरा है जिसके अंदर आपको कूद के करना पड़ता है। पाकिस्तान में बेसिकली ना कोई इसकी सर्टिफिकेशंस नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, आपको डिप्लोमास नहीं मिलते जो सोलर से रिलेटेड है। अगर 2025 में भी आप आते हैं तो 2025 में भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड मास्टर्स की डिग्री कोई एक आधी यूनिवर्सिटी ही दे रही है। आप हमारे सोलर इन्फ्लुएंसर हैं। हमारे पास इस इंडस्ट्री में वैसे ये बहुत बड़ा गैप भी था जो आपने आके फिल कर दिया। ब्रांड्स को और डिफरेंट पॉलिसीज़ को चैलेंज करना, उस पर सवाल उठाना। तो अच्छी बातें तो मैं हमेशा ज़्यादा अच्छी हाईलाइट करता होता हूँ, तो नेगेटिव बातों को भी थोड़ा बहुत बता ज़रूर देता होता हूँ, लेकिन किसी ब्रांड को बिल्कुल ही डीफेम करना वो भी कोई अच्छी बात नहीं होती। मल्टीपल टाइम्स जब मैंने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बात की तो कुछ मिनिस्टर से भी फ़ोन आ जाते होते हैं। ब्रांड्स का रिएक्शन तो एक तरफ, एक जो आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है क्योंकि लोगों का एक ट्रस्ट बन गया है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं स्टडी करता हूँ। पहले मेरी कोशिश होती है तमाम डेटा शीट्स को मैं देखूँ। कोई भी इन्वर्टर, कोई भी बैटरी ऐसी नहीं है जिसको मैं कम से कम एक हफ्ता अपने पास इंस्टॉल करके ना उसको टेस्ट करूँ। तो यानी ये जो हमारी ऑडियंस चंद मिनट की वीडियो देखती है उसके ऊपर कई दिन, कई दफ़ा कई हफ्ते स्पेंड हुए होते हैं। एग्जैक्टली। Assalamu alaikum everyone and welcome to the second episode of Tech Talks powered by Baham, your gateway to talk and conversations on innovation, energy and technology. I'm your host Abir and for today's episode I'm super excited. आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, मैं अगर ये कहूँ तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी कि पाकिस्तान में सोलर की एक अहम आवाज़ है। हम में से जब भी किसी ने अपने घर पर सोलर लगवाना हो या फिर हमें मार्केट में किसी नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो या रिव्यू चाहिए हो, हम सबसे पहले यूट्यूब पे इन्हीं का रिव्यू सर्च करते हैं और इन्हीं के वो ढूंढते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स वेलकम द गेस्ट हु हैज़ मेड सोलर सिंपल फॉर द कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान, सर वकास। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू विद अस ऑन दिस पॉडकास्ट एपिसोड। कैसे आप? ठीक है? मैं ठीक जी, वेलकम और थैंक यू टू यू एज वेल एंड ऑनर फॉर मी एज वेल कि आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं सर, दैट्स आवर ऑनर क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप सबसे ज़्यादा सर्च्ड पर्सनालिटी हैं इस वक्त पाकिस्तान में सोलर इंडस्ट्री को लेकर। मैं इस पॉडकास्ट को जब मैंने आइडिया ही लेकर आई थी तो काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन आपसे भी थी क्योंकि आपकी हमने इतनी वीडियोस देखी हैं और जिस कंसिस्टेंसी से आप इस सोलर इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये कमेंडेबल चीज़ है और आई एम सो ऑनर्ड वंस अगेन। चलिए, अक्सर मैं सीट के उस तरफ होता हूँ, आज मैं सीट के इस तरफ हूँ। ये भी मैं पूछूंगी कि आपको सीट के उस तरफ बैठ के कैसा लग रहा है। आई होप पॉडकास्ट के एंड तक बहुत अच्छा ही लगेगा। तो आपके बारे में वैसे तो हम सब ही जानते हैं और आपकी वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा ये स्मार्ट सोलर एग्जैक्टली है क्या? क्या ये एक ईपीसी कंपनी है? क्या ये एजुकेशनल फोरम है? क्या ये कंसल्टेंसी? ये क्या है? देखिए, स्मार्ट सोलर को मैंने एक ईपीसी कंपनी के तौर पे स्टार्ट किया था, 2009 में स्टार्ट किया था, बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था। मेरी कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं थी, मेरी फैमिली की बिजनेस बैकग्राउंड नहीं थी। एक छोटे से एक शॉप स्टाइल का एक ऑफिस था, तो स्टार्ट किया, ईमानदारी से मेहनत से काम किया और हमेशा कोशिश की दूसरों की हेल्प करते रहें। तो जब आप ईमानदारी से मेहनत से काम करते हैं तो अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बरकत ज़रूर डालता रहता है। तो आज स्मार्ट सोलर जिस जगह पे है वो उसी कंसिस्टेंसी का नतीजा है। और एजुकेशनल की जहाँ तक बात है, देखिए एजुकेशन का मेरा ये ख्याल है कि लर्निंग प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता और ना ही ख़त्म होना चाहिए। और इंसान अगर ये समझता हो कि वो उसको सब कुछ पता है तो वो इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो सीख तो मैं अभी खुद भी रहा हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो बातें मुझे पता हैं वो लोगों को पता चलती रहें। तो इसको ईपीसी कंपनी, प्राइमरीली ईपीसी कंपनी, बट एजुकेशन बांटना, नॉलेज बांटना मेरा एक पार्ट टाइम समझ लें आप, एक मेरा पैशन है जी। लेकिन ये शौक़ कहाँ से आया? आप अभी आपने बताया आप एक फुल फ्लेज ईपीसी चला रहे थे और फिर एक एजुकेशनल बिल्कुल ये एक सेपरेट डोमेन बन जाती है क्योंकि जब आप ईपीसी रन कर रहे होते हैं तो उसमें चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं और जब आपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो तो मेरा ख्याल है वो तो एक इतना बड़ा ज़ख़ीरा है जिसके अंदर आपको कूद के करना पड़ता है। तो ये क्यों सोचा आपने? पाकिस्तान में बेसिकली ना कोई इसकी सर्टिफिकेशंस नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कोई ऐसे आपको डिप्लोमास नहीं मिलते जो सोलर से रिलेटेड है। एज ऑफ टुडे, आज अगर 2025 में भी आप आते हैं तो 2025 में भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड मास्टर्स की डिग्री कोई एक आधी यूनिवर्सिटी ही दे रही है। जनरली कहीं पे भी रिन्यूएबल एनर्जी की डिग्री नहीं मिल रही। तो मैंने जब 2020 में मैं ऑनलाइन यूट्यूबिंग और फेसबुक के ऊपर मेरी वीडियोस आना शुरू हुई तो एक तो उन दिनों में कोविड था।
कोविड में बहुत सारे लोग अपने घरों में बिल्कुल स्टक ऑफ हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलें घर में स्टक ऑफ होके बजाय कि टाइम वेस्ट करने के, वाई नॉट कि जो बातें मुझे पता हैं हम लोगों को फैलाएं, इन्फॉर्मेशन फैलाएं। एक रीज़न ये थी। सेकेंडली क्योंकि इस एजुकेशन से रिलेटेड या लोगों के पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी, लोग मिसगाइड हो रहे थे, लोगों को पता नहीं चलता था कि अगर उन्हें सोलर लगाना है तो अच्छा सोलर कहाँ से मिलेगा, किस क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस है। तो मैंने कहा कि मैंने ये सोचा कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो ये जो यूट्यूब का इरादा था, ये क्या एक प्लान था कि आप एक यूट्यूब चैनल चलाएंगे और उसको उस हद तक ग्रो करेंगे, या ये बस एक नेचुरल ग्रोथ हो गई जो आपको भी? इट वॉज नॉट एट ऑल अ प्लान। जस्ट एक दिन कैमरा पकड़ा, माइक पकड़ा और आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद वन वीलॉग। एक बनाया, दूसरा बनाया, तो वो जब एक दो बनाए तो उसके बाद लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। और ऐसा कोई प्लान नहीं था, बिल्कुल कोई हफ्ते में एक आधी वीडियो बना लेता था मैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, तो फिर वो कंसिस्टेंसी से फिर आज यहाँ तक चलते आ रहे हैं। इसमें आपको ज़्यादा मज़ा किस में आया फिर? आपको ये बड़ा वैसे ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन क्या आपको ईपीसी में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या आपको ये एजुकेशनल फोरम पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है? देखिए, ईपीसी तो मेरा एक बिजनेस है और जहाँ से आपको अर्निंग हो रही हो वहाँ से आपको मज़ा आता ही आता है। तो एक स्मार्ट सोलर के एज ए ईपीसी कंपनी में चला रहा हूँ, तो वो दैट इज़ वन ऑफ माई अगेन प्राइमरीली फोकस। बट जब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानना शुरू हो गए। आज मुझे बहुत सारे लोग एज ए ईपीसी कंपनी के तौर पे नहीं जानते, बल्कि एक वीलॉगर के तौर पे जानते हैं। तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ, लोग मुझे पहले से जान रहे होते हैं। तो फेम का एक अपना ही मज़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि क्योंकि आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे तकरीबन 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो मैं किसी पाकिस्तान तो दूर की बात, मैं किसी आउट ऑफ कंट्री में भी कहीं पे होता हूँ, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई मेरा फॉलोअर मिल जाता है जो मुझे रिकग्नाइज़ कर रहा है, तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है जी। नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी बात हाँ। ठीक है कि आप हमारे सोलर इन्फ्लुएंसर हैं। हमारे पास इस इंडस्ट्री में वैसे ये बहुत बड़ा गैप भी था जो आपने आके फिल कर दिया। लेकिन मुझे बताइए, जब आपने शुरू किया ऑनेस्ट रिव्यूज़ देना और डिफरेंट ब्रांड्स को और डिफरेंट पॉलिसीज़ को चैलेंज करना, उस पर सवाल उठाना, उस पर बात करना, तो क्या सब अच्छा ही गया या फिर इस पर कोई बैकलैश भी आई? देखिए, कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जिनको हमने जिनकी कुछ उनमें जो नेगेटिव बातें थी उनको मैंने हाईलाइट किया, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो मैं फीडबैक दूं वो ऑनेस्ट फीडबैक हो, और उसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हैं वो दोनों शेयर की जाएं। तो चंद एक ब्रांड्स की जब मैंने कुछ नेगेटिव बातें शेयर की तो उनसे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी आई। और लेकिन अगेन कुछ ब्रांड्स की बड़ी मेहनत होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि किसी ब्रांड को बहुत बुरी तरह से ना उसकी बजाई जाए। तो अच्छी बातें तो मैं हमेशा ज़्यादा अच्छी हाईलाइट करता होता हूँ, तो नेगेटिव बातों को भी थोड़ा बहुत बता ज़रूर देता होता हूँ, लेकिन किसी ब्रांड को बिल्कुल ही डीफेम करना वो भी कोई अच्छी बात नहीं होती। तो मेरी कोशिश होती है ऐसा ना किया जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल टाइम्स, कुछ मैंने पॉलिसीज़ के बारे में भी जब बात की तो हाई अप से कॉन्टेक्ट हो जाता है। कुछ लोग कह देते हैं कि जी यार ये आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स जब मैंने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बात की तो कुछ मिनिस्टर से भी फ़ोन आ जाते होते हैं, कुछ लोगों की इस तरह से कांटेक्ट हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वही बात है कि तारीफ़ तो सबको ही अच्छी लगती है, पर जब कुछ भी नेगेटिव या कुछ हो तो उस पर रेजिस्टेंस एक बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन है। पर उसके बावजूद आप जिस कंसिस्टेंसी से इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं और जिस तरह आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं, मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है एज 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 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फोरम एज वेल। क्योंकि आप जिस तरह एक कॉमन मैन को एक सिस्टम समझाते हैं, चीज़ें समझाते हैं, प्रोडक्ट, तो मेरा ख्याल है इतना जो है वो और ज़रूरी ये बड़ा होता है। बर्डन होता है आपके ऊपर जब आपको ये पता हो कि आपने जो बात कही है लोग इसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे, तो फिर लोगों तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी मैं होता है। अभी अगला सवाल यही करने वाली थी कि ब्रांड्स का रिएक्शन तो एक तरफ, एक जो आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि लोगों का एक ट्रस्ट बन गया है ना कि अगर आप कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं या आप किसी चीज़ के बारे में कोई बात कर रहे हैं, तो लोगों को ना वो बिल्कुल उनके लिए इट इज़ अ स्टेटस ऑफ अ बुक। वो उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि जैसे किसी बुक में लिखा हुआ है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैसे फील होती है? और मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं स्टडी करता हूँ। पहले मेरी कोशिश होती है तमाम डेटा शीट्स को मैं देखूँ, फिर जो प्रोडक्ट जिसके ऊपर मैं रिव्यू कर रहा होता हूँ उसको हमेशा मैं खुद टेस्ट करता हूँ। कोई भी इन्वर्टर, कोई भी बैटरी ऐसी नहीं है जिसको मैं कम अज़ कम एक हफ़्ता अपने पास इंस्टॉल करके ना उसको टेस्ट करूँ। और इसके ऊपर बड़ी अच्छी खासी हैसल होती है। नॉर्मल व्लॉगर्स होते हैं, उनके पास एक बॉक्स आता है, डब्बा आता है, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसकी वीडियो बना देते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मेरे पास जब भी कोई IP65 IP66 प्रोडक्ट आती है,
मैं उसको लगाता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, उसके ऊपर लोड डालता हूँ, उसके बाद उसकी अगर उसकी वाटर टेस्टिंग है तो उसके ऊपर वाटर डिप करके उसको देखते हैं, वाटर उसके ऊपर स्प्रिंकलिंग करके देखते हैं। और अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं इनके प्रैक्टिकल डेमोज भी करके दिखा रहा होता हूँ। तो उसके बाद पूरी स्क्रूटनिंग के बाद मैं किसी न जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर रिव्यू बनाता हूँ, फिर उसकी डेटा शीट के ऊपर स्टडी करना होता है, फिर उसकी इंटरनेशनल जो कंपनी है जो उसके पेरेंट सप्लायर है उसके ऊपर भी वर्किंग करते हैं। तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं। तो यानी ये जो हमारी ऑडियंस ये चंद मिनट की वीडियो देखती है उसके ऊपर कई दिन, कई दफ़ा कई हफ्ते स्पेंड हुए एग्जैक्टली होते हैं एग्जैक्टली जब तक आपके पास वो एक वीडियो पहुंचती है और रिव्यू एग्जैक्टली पहुंचता है। आपने ग्राउंड पे भी काम किया, आप प्रोडक्ट्स को स्टडी भी करते हैं, तो आपने ऑफ कैमरा भी काम किया हुआ है, ऑन कैमरा भी काम किया। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी सोलर मार्केट का सबसे बड़ा गैप या फ्लॉ क्या कहेंगे? मिस इन्फॉर्मेशन, ओवर कमिटमेंट, पुअर इंस्टॉलेशन, क्या इश्यूज हैं जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा टॉप इश्यूज हैं? देखिए, पुअर इंस्टॉलेशन और मिस कमिटमेंट्स और मिस इन्फॉर्मेशन, मेरा ख्याल है ये तीनों चीज़ों का ही इक्वल शेयर है। और ये तीनों चीज़ें इस वजह से भी होती हैं, समटाइम्स कस्टमर खुद से इन चीज़ों को अडॉप्ट करता है। रीज़न बिहाइंड, कस्टमर सस्ते की तरफ जाता है। कस्टमर जब सस्ते सिस्टम की तरफ जाता है तो उसको इवेंचुअली इंस्टॉलेशन सर्विसेज और इंस्टॉलेशन क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पूरा इंस्टॉलेशन खुद ही करवा लेता है सस्ते इलेक्ट्रिशियन के पास जाके, और जब सस्ते इलेक्ट्रिशियन को डिज़ाइनिंग का नहीं पता होता, इलेक्ट्रिशियन उसे गलत कमिटमेंट्स कर देगा। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कस्टमर को खुद भी इतनी एजुकेशन नहीं होती। कस्टमर अगर खुद उसको सिस्टम को स्टडी करके अपने लोड प्रोफाइल अपने ईपीसी कंपनी को बताएगा तो ही बेहतर आउटपुट निकलेगी। तो लेकिन ओवर द टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन जो आई है उसके बाद अवेयरनेस से आहिस्ता आहिस्ता ये इंडस्ट्री भी इम्प्रूव हो रही है, कस्टमर की जो इंस्टॉलेशन सर्विसेज हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। एक्चुअली अब लोगों के पास ना, लोग इतने इन्फॉर्म्ड हो गए हैं कि अब अगर उनको कोई डॉज करना भी चाहता है ना, सो दे ऑलरेडी नो कि अगर मतलब ये बड़ी अच्छी बात भी है कि लोगों को अब ये पता है कि IP65 क्या है, IP66 क्या है। अगर कोई चीज़ कोई बंदा कुछ क्लेम कर रहा है, कोई ब्रांड कुछ क्लेम कर रही है, तो द कस्टमर इज़ ऑल्सो कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ दैट, एंड थैंक्स टू यू एंड योर प्लेटफॉर्म फॉर थैंक यू। दैट सर। एक और चीज़ जो भी आपने थोड़ी देर पहले कही, और आपने जब हम बैकलैश की बात कर रहे थे कि आपने नेट मीटरिंग और इसके ऊपर इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की, तो आपने तो मेरा ख्याल है जितना इसके ऊपर स्टडी किया है और जितना ओपनली बात की है उतना मैंने किसी को और उस पर बात करते नहीं देखा। आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट की रीसेंट पॉलिसीज़ आई हैं अबाउट नेट मीटरिंग, क्या सोलर अब भी पाकिस्तान में प्रॉफिटेबल है? आप कस्टमर पर्सपेक्टिव से पूछना चाहेंगे कस्टमर को? मैं कस्टमर पर्सपेक्टिव से ही पूछना देखिए, चाह रही कस्टमर के लिए सोलर हमेशा प्रॉफिटेबल है। आज लगा ले, कल लगा ले, जिस दिन भी लगा ले, जिस दिन से ये वाहिद ऐसी इन्वेस्टमेंट है घर के ऊपर होने वाली या इंडस्ट्री पे या ऑफिस पे होने वाली वाहिद इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न राइट फ्रॉम डे वन मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से ROI ज़रूर इफेक्ट होगी। वो इन्वेस्टमेंट जो कस्टमर की 1 साल में रिकवर होनी थी वो 2 साल में, 3 साल में या इवेंचुअली 5 साल में रिकवर होगी। बट सोलर पूरी दुनिया में इंस्टॉल हो रहे हैं, पूरी दुनिया से कस्टमर्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर आज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो भी जाती हैं तो भी प्रॉफिटेबल होगा। सिर्फ ROI या उसकी जो इन्वेस्टमेंट से जो उसको फ़ायदा है, जो उसका टाइम ड्यूरेशन है, उसका फ़र्क आ जाएगा। तो ये जो नेट मीटरिंग का इशू है और जो हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं, गवर्नमेंटल पॉलिसी से तो हमारा असल जो लबे लुबाब होता है वो नेट मीटरिंग ही है जो हमारे अवाम का एक मसला बना हुआ है। क्या ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का है या कोई और भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ हैं नेट मीटरिंग के हवाले से जो कि ट्रबलसम है, प्रॉब्लमेटिक है? देखिए, पूरी दुनिया में नेट मीटरिंग जो है वो हमेशा गवर्नमेंट्स प्रमोट करती हैं। जब उनका ग्रिड उस नेट मीटरिंग की सर्टेन स्टेज तक फुल हो जाता है तो उसके बाद उसको वो डिस्करेज का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डिस्करेज भी करती हैं या उसको टाइट कर देती हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं किया जाता, वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता। हम नीदरलैंड्स की एग्जांपल लेते हैं। नीदरलैंड्स में 2027 में नेट मीटरिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नीदरलैंड्स के लोगों को 2024 में ही ये बात पता चल गई थी। मतलब 2 साल पहले, 2-3 साल पहले उन्होंने अपने अवाम को पहले बता दिया कि आप अपने सिस्टम्स उस हिसाब से इंस्टॉल करें, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक की एग्जांपल हमें भी लेनी चाहिए कि अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी भी है तो उसको राइट फ्रॉम ये ना करें कि रात को सोएं और सुबह उठें तो पॉलिसी चेंज हुई हो। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके सिस्टम्स, उनका स्टॉक फंसा होता है, तो टाइम देना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन देना चाहिए। नीदरलैंड्स में आपने देख लिया। इसी तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे भी ग्रिड
फुल ऑफ हो चुका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में पूरा साल धूप पड़ती है, तो वहाँ पे हमारे से ज़्यादा बेहतर सोलर प्रोडक्शन है, और वहाँ पे चाइना के बाद दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो ऑस्ट्रेलियंस ने क्या किया है कि उन्होंने अपने अवाम को बैटरीज के ऊपर सब्सिडी देना शुरू कर दी है, टैक्स रिबेट दी है, और 30% डिस्काउंट के ऊपर बैटरीज दी हैं, और साथ में लोन्स दिए हैं। उससे क्या हुआ है कि 2025 का जो एंड अभी अभी रिसेंटली गुजरा है, आखिरी 17 हफ्तों में, 17 हफ्ते मतलब तकरीबन लेस देन तकरीबन 4 महीने का टाइम बनता है, 4 महीने में 1 लाख घरों ने बैटरीज इंस्टॉल कर ली। दैट्स अ ह्यूज या नंबर। और एग्जैक्टली। 1 लाख घरों के ऊपर बैटरीज इंस्टॉल होने का मतलब है तकरीबन 2000 मेगावाट्स तक का बैटरी स्टोरेज उनके पास आ गया। दैट इज इक्वल टू पावरिंग अप्रॉक्सीमेटली 400,000 होम्स। तो उन्होंने क्या किया है कि जो बिजली दिन के टाइम बन रही थी, एक्सेस थी, अब वो बैटरीज के अंदर सेव कर रहे हैं, और बैटरीज को सेव करके रात के टाइम उस बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ायदा क्या हो रहा है, ग्रिड के ऊपर दोपहर में स्ट्रेस कम आती है, रात के टाइम भी स्ट्रेस कम हो रही है, क्योंकि अब 1 लाख लोग अपनी बैटरी के ऊपर जिस टाइम जो पीक डिमांड होती है ग्रिड के ऊपर, उस टाइम बैटरी के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट बैक्ड जो पॉलिसीज़ होती हैं, उससे इस तरह के नेट मीटरिंग के मसले मसाइल से आप निपट भी सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ज़रूर वर्किंग करेगी, और इंशाल्लाह अगर हम इस तरह की जो अच्छी एग्जांपल्स को हम अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ के भी मसाइल हल हो सकते हैं। जिस तरह अभी आपने नीदरलैंड्स की एग्जांपल दी और आपने बताया कि दे वर प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट 3 or 4 years बिफोर दे आर गोइंग टू चेंज देयर नेट मीटरिंग पॉलिसी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पॉलिसी का जो है ना बहुत ज़्यादा एब्रप्ट चेंजेस आते हैं। इसकी वजह से आवाम में बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट होता है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द राइट वे टू डू दैट, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, ताकि वो जो एक आवाम में भी क्योस क्रिएट हो जाता है, इवन जो डिफरेंट स्केल पे, छोटे स्केल पे भी जो लोग अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं उनमें भी एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उस सबको कैसे टैकल किया जा देखिए सकता हम है? लोग क्योंकि अगेन हमें उन ममालिक तक पहुंचते पहुंचते शायद अभी कुछ साल लग जाएंगे, कुछ टाइम लग जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट्स को भी मैच्योर होते हुए और हमारी आवाम को भी पॉलिसीज़ में मैच्योर होते हुए टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें पहले से ही किसी भी बुरे टाइम के लिए गेट प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो हम लोग के पास उतनी आसानियाँ नहीं है जितनी उन लोगों के पास आसानियाँ होंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आवाम को अपनी इंस्टॉलेशंस को एज़ पर द वर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से ही इंस्टॉलेशंस करनी चाहिए, लाइक ऑन ग्रिड की बजाय हाइब्रिड के ऊपर आ जाना चाहिए। हाइब्रिड का ये फ़ायदा है कि कल को कोई भी पॉलिसी चेंज होती है तो एटलीस्ट कस्टमर को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा हाइब्रिड सिस्टम की वजह से। मैं आपसे यही बात पूछना वाली थी कि अगर नेट मीटरिंग स्लो हो जाती है और इसी तरीके से ये एब्रप्ट पॉलिसी चेंजेस आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बैटरी ही नेक्स्ट सोल्यूशन है आवाम के पास? जी, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आप अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि पूरी दुनिया इस वक्त बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो रही है। नॉट इवन यूरोपियन कंट्रीज़ बल्कि मिडल ईस्ट, जहाँ पे जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी बड़े बड़े बेस्ट सिस्टम्स लग रहे हैं। सऊदी अरेबिया में मेगावाट स्केल्स की ESS सिस्टम्स लग रहे हैं, जो बड़े कंटेनराइज सॉल्यूशंस होते हैं वो लग रहे हैं, और वो ग्रिड के साथ इंस्टॉल करके अपने ग्रिड के स्टेबल करने के लिए भी बड़े बड़े बैटरी बैंक्स लगा रहे हैं, या फिर वो ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस के अंदर भी बड़े बड़े कंटेनराइज्ड ESS सिस्टम्स इंस्टॉल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो हमारे पास वैसे ही एनर्जी क्राइसिस हमेशा ही रहता है, और हमारा ग्रिड को इतना स्टेबल भी नहीं है। तो हमारे ग्रिड के साथ भी अगर बैटरी लगाई जाएगी तो वो भी, उससे भी हमारा ग्रिड भी स्टेबल होगा। जो एक्सेस एनर्जी इस वक्त हर वक्त मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसको हम दोपहर के टाइम अपने ग्रिड के साथ इंस्टॉल्ड ESS सिस्टम्स के साथ उसमें सेव कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री भी बेस्ट के अंदर अपनी एनर्जी को सेव कर सकती है, और घरों वाले अपने छोटे बैटरी बैंक्स के अंदर अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर हम बैटरी बेस्ड सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल स्केल पर हो, कमर्शियल स्केल पर हो या इंडस्ट्रियल स्केल पर हो, उसका फ़ायदा ना सिर्फ एंड कंज्यूमर को होता है बल्कि आपके ओवरऑल नेशनल आपके ग्रिड को भी फ़ायदा होता है उससे। और उससे उससे हम अगर हम उस स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच जाते हैं तो आई बिलीव कि उससे फिर हमें जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं उसको भी स्टेबलाइज करने में Definitely. उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प। क्योंकि बहुत सारा अभी इस वक्त हम आज की बात भी देखें तो आज की डेट में जो नेपरा का जो बेस टैरिफ है वो तो बहुत कम है, और जिस प्राइस पे गवर्नमेंट इस वक्त बिजली परचेज कर रही है डिफरेंट सोर्सेज से वो बहुत कम है। बाकी की जो जितने भी चार्जेस हैं वो सारे कैपेसिटी चार्जेस हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60% आज की डेट में जो बिल है हमारा, उसका 60% अमाउंट तो हम लोग कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। वो चार्जेस जो हम वो बिल या वो अमाउंट जो हम पे ही नहीं कर रहे।
बिल्कुल ऐसा ही है और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आवाम के लिए भी। अब आप एक और चीज़ भी देखें ना कि पहले पिछले कुछ सालों में जितनी भी ब्रांड्स आ रही थी वो सारी ऑन ग्रिड के ऊपर आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ आ रही थी। लेकिन अभी कुछ अरसे से एक तो बहुत ज़्यादा न्यू चाइनीज़ ब्रांड्स में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में भी इजाफा हुआ है रिलेटेड टू द हाइब्रिड मार्केट, रिलेटेड टू द बैटरी मार्केट। आप इसको किस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में स्पेशली ऑन ग्रिड से शिफ्ट हो रही है हाइब्रिड की तरफ। रेजिडेंशियल तो तकरीबन 80 to 90% कस्टमर्स हाइब्रिड के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। इंडस्ट्री भी जो C&I सिस्टम्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेस के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट फ्यूचर जो है वो बैटरी के ऊपर ही होगा। यानी अगले 3 साल आप, अगर मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात ना करूँ, सिर्फ अगले 3 साल की बात करूँ तो क्या सोल्यूशन आपकी नज़र में बेस्ट ही है या कुछ और ऐसा आएगा जो माई वोट इज़ फॉर बेस। मेरा ख्याल है कि दैट्स द स्मार्टेस्ट अप्रोच एज वेल, क्योंकि बेस अभी मार्केट में आना शुरू हुआ है, अभी काफ़ी इंडस्ट्रीज इसको अडॉप्ट करी हैं। और जिस तरह का आपने कहा कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा स्लो पेस पर है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो हमें फुली बेस को अडॉप्ट करने में भी अगले 3 क्या शायद 5 साल It may take time. हाँ, Yes. इट मे टेक टाइम। तो ये जो एनर्जी एवोल्यूशन का फेज़ है, बेस, स्टोरेज बेस्ड सिस्टम, ईवी इंटीग्रेशन, क्या पाकिस्तान आपको लगता है मेंटली इस फेज़ के लिए रेडी है? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा अभी रेडी नहीं है। जैसे आपने ईवी इंटीग्रेशन की बात की, तो हमारे पास डजन्स के हिसाब से इस वक्त जो ब्रांड्स हैं ईवी से रिलेटेड वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। हर तीसरे दिन एक नया गाड़ी का ब्रांड आ रहा है और मेजॉरिटी उनमें जो है वो प्योरली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ उनके इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस हमारे पास नहीं है। कोई चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड कोई इंसेंटिव नहीं है। अगेन आप लोगों को शायद लगेगा कि मैं शायद हर बात में गवर्नमेंट को ले आऊँगा। मेजॉरिटी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम जो होता है वो होता ही गवर्नमेंट का है। तो मेरा ये ख्याल है कि ईवी चार्जेस को प्रमोट करना काम गवर्नमेंट का है या इन तमाम इदारों का है। अगर उसके बगैर हम लोग इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ़ायदा हमें फ्यूचर में ये ज़रूर होगा कि सोलर से बनने वाली जो एनर्जी है वो उससे हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सेव करेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सेव करेंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाएंगे। इवेंचुअली हमारी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगी और इवेंचुअली हमारे जो ये स्मोक से रिलेटेड मसले मसाइल हैं ये भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर हम 2030 तक, जो हमारी गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि 2030 तक 30% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टारगेट इतनी आसानी से अचीव होने वाला है कि 30% लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे नहीं शिफ्ट होंगे अनलेस और अनटिल हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस का एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। चार्जिंग स्टेशंस में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वक्त मल्टीपल सोर्सेज से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास दोपहर के टाइम स्पेशली एक्सेस एनर्जी होती है। तो अगर हम जगह जगह पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगा देंगे तो ये जो एक्सेस एनर्जी जो सोलर से जनरेट हो रही है ये चार्जिंग स्टेशंस के अंदर जाके वहाँ से अगर हम गाड़ियों में डाल देंगे तो उसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है जो हम इस वक्त वेस्ट कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है इस वक्त सोलर की मार्केट में, जो हम एक सुनते आ रहे थे ना कि एक पॉइंट पे जाके सोलर मार्केट सैचुरेट हो जाएगी, एक पॉइंट पे बिल्कुल सैचुरेशन आ जाएगी। एग्जैक्टली आप देखें, हाँ, जिस बंदे ने अपने पास इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है उसने अपने सोलर सिस्टम को एनहांस करना है। जिसके पास 10 किलोवाट है उसको मजीद 5 किलोवाट की मजीद ज़रूरत पड़ेगी जस्ट बिकॉज टू चार्ज हिज कार। अगर किसी को रात के टाइम गाड़ी को चार्ज करना है तो उसको रात के टाइम चार्ज करने के लिए एक हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरीज लगानी पड़ेगी सो दैट कि वो रात के टाइम गाड़ी को चार्ज करें। मैं खुद अपने पास एक इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करता हूँ तो मैं बाहर चार्जिंग स्टेशन से उसको चार्ज ही नहीं करता, मैं अपने पास अपनी घर में चार्ज करता हूँ अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को और सारा दिन हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत कम पेट्रोल पंप पे ऊपर जाता हूँ, मैंने सिर्फ जब आउट ऑफ सिटी जाना होता है तो मैं अपनी पेट्रोल गाड़ी को निकालता हूँ, अदरवाइज हर वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। और जिस हम सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करते हैं, हम एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए भी, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को स्टेट लेवल पर प्रमोट करें कि किस तरीके से हम लोगों ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है। अब वो दौर नहीं रहा कि हम लोगों को वो टिपिकल तरीके बताएं कि आप पैदल चला करें तो आपका एनवायरनमेंट की तरफ जो है वो जो आलूदगी है वो कम होगी। टेक्नोलॉजी बैक्ड सॉल्यूशंस से ही जो है वो हमें सस्टेनेबल एनर्जी के गोल को अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही, और यही बात है कि हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस ही आवाम की तरफ, आवाम को प्रमोट करना है, उनको एजुकेट करना है इस हवाले से।
और यही जो बात आपने की कि ईवी स्टेशंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर सीरियस है और वो ये क्लेम भी करना चाह रहे हैं कि 30% यूज़र्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स के हो जाएं बाय द एंड ऑफ 2030, तो फिर हमें उसको बैक करने के लिए उतने ईवी स्टेशंस देने पड़ेंगे और ईवी स्टेशंस को हमें सोलर के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा. सो अगेन देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट जो अभी एग्जैक्टली अनएक्सप्लोर्ड है और एग्जैक्टली अनअटेंडेड है. ये तो हमने बात की एक गवर्नमेंट लेवल की और एक उस लेवल की जो जिसमें बड़े स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं. अगर मैं एक कॉमन इंसान की बात करूं, हम लोग हर साल सुनते हैं कि सोलर मार्केट में प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी. अभी इस साल 2026 शुरू हुआ है और आवाम में क्योस और वाकई देखने में भी आ रहा है कि पैनल्स की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, सिस्टम की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं. तो ये मार्केट अनस्टेबिलिटी, क्या ये आर्टिफिशियल है या ये रियल है, और आप इसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे केटर किया जा सकता है? मेजॉरिटी टाइम्स ये जो अनस्टेबिलिटी होती है आर्टिफिशियल होती है. हमारे यहाँ पे जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, वो एक केओस डेवलप करते हैं और उसकी बेस पे कोई एक न्यूज़ को पकड़ लेते हैं. समटाइम्स टैक्स की न्यूज़, समटाइम्स डिमांड सप्लाई की न्यूज़, समटाइम्स रॉ मटेरियल की प्राइसेस की न्यूज़. और इस वक्त अगर 2026 की बात करें तो इस दफ़ा तो जेन्युइन न्यूज़ थी चाइना में कि वहाँ पे इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ी हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं. सिल्वर की प्राइस इंक्रीज़ होगी. सोलर पैनल्स के अंदर सिल्वर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. 20% मटेरियल आजकल सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है. तो सिल्वर बहुत तेज़ी से ऊपर गया, फिर कॉपर ऊपर गया, मेटेरियल जो प्रेशस मटेरियल्स हैं वो ऊपर जा रही हैं. उसकी वजह से इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी यहाँ पे लोकल लोगों ने अपने पुराने स्टॉक की प्राइसेस बढ़ा दी. तो यहाँ पे क्योस थोड़ा ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाता है. जितनी अगर फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनली प्राइसेस 5 या 10% इंक्रीज़ हुई हैं तो यहाँ पे 20 to 25% इंक्रीज़ हो गई हैं. उसके पीछे कुछ हद तक हमारी आवाम का भी कसूर होता है. ये लोग जब प्राइसेस नीचे होती हैं तो तब परचेजिंग नहीं कर रहे होते. जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाने लगती हैं, चीज़ें महंगी होती हैं, तब बाइंग कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने देखा है कि थोड़ा एक रिवर्स पैटर्न होता है. प्राइसेस बढ़ती हुई प्राइसेस में लोग बाइंग करते हैं. एक्चुअली हम लोग, मेरा ख्याल है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं और किसी उसको मान में चले जाते हैं कि नहीं अभी और नीचे जाएंगी और नीचे जाएंगी, और स्लाइटली रेट ऊपर जाता है तो लोग बिल्कुल क्रेजीली दे स्टार्ट शॉपिंग जी. फॉर. और मैंने सोलर में ये देखा है कि अगर आप सेल लगा दें तो स्टॉक नहीं बिकता, अगर आप प्राइस ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा बिकता है. ये मेरा ख्याल है ट्रिक भी है उन लोगों के लिए जो अपना सोलर स्टॉक जो है वो बेचना तो चाहते इसी हैं. का फ़ायदा मेरे ख्याल से ये जो स्टॉकिस्ट लोग होते हैं इसको फ़ायदा भी उठाते हैं इस बात का. एक टिप जो आप कहेंगे कि एंड कंज्यूमर किस तरह इससे बच सकता है, ये जो प्राइस हाइक है, जो आगे हम प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, जिस पर आपने कहा कि चाइना में पॉलिसी चेंज हो रही है और वो जो रिबेट ऑफर कर रहे थे वो भी उसको नेक्स्ट ईयर साइकिल्स ख़त्म कर रहे हैं. जी खत्म. सो द पॉइंट इज़ कि जो एंड कंज्यूमर है वो अपने आप को कैसे उस प्राइस हाइक से सेव कर सकता है. स्पेसिफिकली अभी सोलर सीज़न पाकिस्तान में फेब एंड मार्च से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि शुरू हो जाए, जब मौसम थोड़ा सा खुल जाए. तो एंड कंज्यूमर इस पॉइंट पे अपने आप को कैसे सेव कर सकते देखिए, हैं? मैं ये समझता हूँ कि सोलर आप जब भी लगा लें आपको सस्ता ही पड़ता है. जिस शख्स ने आज से 2 साल पहले महंगा सोलर भी लगाया था वो आज उसके पैसे रिकवर कर चुका हुआ है, तो उसको सस्ता पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू द वन वो जो आज इस्तेमाल कर रहा है. वो उसका बिल भी तो पे कर चुका हुआ है जो आज लगाएगा. तो आप जब भी जिस भी प्राइस के ऊपर आपको सोलर मिल रहा है आप लगा लें, क्योंकि ये आपको डे 1 से आपको रिकवरी देना शुरू हो जाता है. डे 1 से आपको इससे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, चाहे वो लोड शेडिंग की मद में हो, चाहे वो आपको नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी की मद में हो, चाहे वो आपको बिजली के बिल में कमी की मद में हो. तो इन एनी केस जब एक चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, आपको लगा लेना चाहिए जब भी आपकी जेब आपको इजाज़त दे. और प्राइस हाइक से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो बुकिंग्स हैं लॉन्ग टर्म बुकिंग्स ना करें. आपने जब लगाना है राइट द वे उसी दिन प्राइसेस को लॉक करें सो दैट कि लॉन्ग टर्म आपके ऊपर बुकिंग्स का या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स का इम्पैक्ट ना आए. इंपोर्टर्स अगर कल को प्राइस बढ़ जाएगी तो ज़रूर बढ़ा देते हैं. ईपीसी कंपनीज भी प्राइसेस बढ़ा देती हैं क्योंकि उन्होंने भी स्टॉक नहीं किया होता चीज़ों को. तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स ना करें. जिसने लगवाना है वो उसी दिन के हिसाब से रेट लॉक करें और जिस भी ईपीसी कंपनी के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये लिखवा लें लेटर हेड के ऊपर कि जी कोई भी प्राइस हाइक होगी उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा. दैट्स अ वेरी स्मार्ट टिप, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके नीचे प्राइस देखते हैं. हम शायद टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ना वो हमारा एंड कंज्यूमर नहीं पढ़ लेना चाहिए. और अक्सर वो टर्म्स एंड कंडीशंस जिसने लिखा होता है उसकी फेवर में होती हैं. तो आपने अपनी फेवर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ज़रूर लिखवानी है. वारंटी, गारंटी, हर चीज़ हमेशा रिटन फॉर्म में लिखवाएं. प्रॉपर कंपनी के लेटर हेड के ऊपर लगवाएं. साइन स्टैम्प होना चाहिए सो दैट कि कल को आपने किसी जगह उसको चैलेंज करना है तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो हो. बिल्कुल ऐसा ही है. तो ये तो हमने बड़ी तफसीली बात की. अब वो सेगमेंट है जो मेरा पर्सनली बड़ा फेवरेट सेगमेंट है, दैट इज़ द रैपिड फायर सेगमेंट.
ये मेरा पर्सनली फेवरेट इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जितना स्पॉन्टेनियस आंसर हम देते हैं ना वो बड़ा रॉ और अनफिल्टर्ड सा होता है. सो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, वट एवर दैट कम्स इन योर माइंड एट द फर्स्ट क्लिक आपने वो बताना है. सोलर मार्केट स्टेबल और क्योटिक फॉर 2026. Chaotic 2026. बैटरी फ्यूचर. Battery 2026 is a year for battery. Net metering, either it is a blessing or it is a temporary thing which people need to not depend on. It's a blessing. Always, चाहे ये अगर टाइट भी हो जाएगी तो भी blessing ही रहेगी. आपकी नज़र में बिगेस्ट सोलर मिथ क्या है? बिगेस्ट सोलर मिथ इज द थिंग ये लोग ये समझते हैं कि सोलर सिस्टम लगाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है. सोलर सिस्टम हमेशा किसी प्रॉपर ईपीसी कंपनी से लगवाना चाहिए, किसी प्रॉपर सर्टिफाइड बंदे से लगवाना चाहिए. ये रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे वारंटी गारंटीज ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. हमेशा सर्टिफाइड इंस्टॉलर से लगवाएं सो दैट कि कल को मसले मसाइल से आप रह सकें. व्हाट्स द बिगर इशू, ओवर कमिटमेंट और पुअर इंस्टॉलेशन? पुअर इंस्टॉलेशन. एक एडवाइस जो आप नए बायर्स को देना चाहेंगे, बिल्कुल सिंपल सी, कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है. हमेशा अपनी वारंटीज़, अपनी कमिटमेंट्स अपनी ईपीसी कंपनी से लिखवाएं, साइन स्टैम्प करवाएं सो दैट कि कल को आपको मसले मसाइल से आप लोग बच सकें. सो 2026 either it is the year of hybrid or it is in the year of on grid. हाइब्रिड. With that, I guess that's all that we had for rapid fire. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. और मुझे मेरे लिए हालांकि बिल्कुल छोटी सी एक पॉडकास्ट थी, लेकिन मुझे इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन और इंसाइट्स मिली हैं, तो आई बिलीव कि हमारे जो कस्टमर्स और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक एपिसोड होगी. एंड आई होप आपको सीट के उस पार बैठ कर उतना ही अच्छा लगा होगा. लवली सेशन और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल. और आप सब लोगों ने बाहम एसोसिएट्स के पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है. फेसबुक पे आप लोगों ने फॉलो कर लेना है और यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है. मेरा ख्याल है इससे बड़ी सिफारिश हम नहीं लगवा सकते. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एपिसोड. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, जैसे आपको बताया गया, यू हैव टू लाइक इट, यू हैव टू फॉलो अस, यू हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ताकि आप लोग भी कल को जब अपना सोलर सिस्टम लगाएं तो आपको पता हो कि आपने रिव्यूज़ के लिए किधर जाना है और आपको पता हो कि आपने अपना डिसीजन कैसे लेना है. थैंक यू सो मच एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.